नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे आर्य न्यूज। स्वागत है आपका मारो राजस्थान में। रुक करेंगे राजस्थान की तमाम खबरों की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित सीमा सुरक्षा बल के 97वें स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने सीमा सुरक्षा बल के कर्मियों को पदक प्रदान किए। और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि आज कोई भी हमारी सीमा और हमारी सेनाओं को हल्के में नहीं ले सकता और भारत ने दुनिया को कड़ा संदेश दिया है। अमित शाह ने कहा, आजादी मिले हुए 75 साल हो गए और पीएम मोदी ने इस साल को अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। जब आजादी की शताब्दी होगी, यानी आज से 25 साल तक, तब 75 से 25 साल का एक कालखंड अमृत काल के रूप में देखेगा और इसके लक्ष्य भी तय कर मनाएंगे भी। और उन्होंने कहा कि आज बीएसएफ का 97वां स्थापना दिवस है और स्थापना के बाद पहली बार आज बीएसएफ का स्थापना दिवस देश की सीमा के जिले में मनाने का निर्णय लिया गया और ये परंपरा को जारी रखा चाहिए। और अमित शाह ने कहा कि देश के पुलिस बल, बीएसएफ और सीएपीएफ के 35,000 से अधिक जवानों ने अलग अलग जगह पर अपना बलिदान दिया और मुझे गर्व है कि बीएसएफ इसमें अग्रणी है और मैं सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी जवानों को देश की तरफ से श्रद्धांजलि देता हूं। और आज दुनिया का सबसे बड़ा सीमाओं की रक्षा करने वाला बल बीएसएफ है। और उन्होंने कहा कि 2014 से देश की सीमाओं की सुरक्षा को गंभीरता से भारत सरकार ने लिया। जहां जहां भी सीमा पर अतिक्रमण करने का प्रयास हुआ, हमने तुरंत जवाबी कार्रवाई भी की है और हमारी सीमा को और हमारे जवानों को कोई हल्के में नहीं ले सकता, यह संदेश भारत ने दिया है। बढ़ते कोरोना मामलों और इसके घातक वेरिएंट ओमिक्रॉन की देश में दस्तक के बीच राजस्थान में होने जा रही सियासी रैलियों पर दैनिक आपको बता दें कि सर्वे किया गया और करीब 28,000 लोगों ने भाग भी लिया और इनमें से 96% लोगों ने सियासी रैली के खिलाफ वोट दिया। और वहीं आमजन की सेहत से जुड़े सबसे बड़े मुद्दे पर राजस्थान की जनता से राय भी मांगी थी और करीब 2,000 लोगों ने अपनी राय भी हमें भेजी। और वहीं पोल में भाग लेने वाले करीब 28,000 लोगों में से 54% लोगों का कहना था कि रैलियां तुरंत बैन होनी चाहिए क्योंकि इससे कोरोना फैलेगा। और वहीं 25% ने कहा कि कोर्ट को दखल देकर पार्टियों को पाबंद कर देना चाहिए। और इस तरह करीब 17% पाठकों ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों को खुद ही संज्ञान लेकर रैलियां रद्द कर देनी चाहिए। और पोल में 4% लोग ऐसे भी थे जिनका कहना था कि फिलहाल कोरोना संक्रमण कम है, रैलियां हो सकती हैं। और सीकर से निखिल यादव ने कहा कि पार्टियों को आमजन की कोई चिंता नहीं, पार्टियां केवल सियासी रोटियां सेक रही और जनता को ही समझदार होना पड़ेगा और आमजन को खुद ही ऐसी रैलियों में नहीं जाना चाहिए। और वहीं ब्रिज किशोर के मुताबिक जब बच्चों की परीक्षा टल या रद्द हो सकती है तो रैली तो भविष्य में कभी भी करा सकते हैं। और वहीं भीलवाड़ा से राजेश शर्मा और अमरचंद का कहना है कि डिजिटल युग में भी भीड़ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग होना चाहिए। वहीं सवाई माधोपुरा से डॉक्टर जुगल किशोर शर्मा का कहना है कि सरकार स्वयं आदेश देती है कोरोना गाइडलाइन का पालन करो, लेकिन रैलियों के समय खुद नियम भूल जाते हैं। दरअसल बीते दिनों दक्षिण अफ्रीका से जयपुर लौटे एक परिवार को 4 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं और इनमें ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद ही होगी। लेकिन जिस रफ्तार से कोरोना फैल रहा है उसे WHO से लेकर एक्सपर्ट भी चिंताजनक मान रहे हैं। और इस भयानक स्थिति में कांग्रेस की 12 दिसंबर को बड़ी रैली होने जा रही और वहीं बीजेपी 5 दिसंबर को अपना जनप्रतिनिधि सम्मेलन बुला रही और कई नेता बिना मास्क के भी नजर आ रहे और ये सभी उस स्टेडियम का जायजा लेने गए थे जहां 12 दिसंबर को कांग्रेस की बड़ी रैली होगी और इसमें भीड़ जुटने के लिए मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। और वहीं दूसरी तस्वीर प्रदेश बीजेपी मुख्यालय की है जहां अमित शाह की रैली की तैयारियों को लेकर बैठक की गई और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सहित सभी सीनियर नेता बिना मास्क के दिखाई दिए हैं। और वहीं राजस्थान में युवती की अश्लील क्लिप बनाकर ब्लैकमेल और रेप करने का मामला सामने आया और आरोपी युवती का पड़ोसी ही है जिसने छत पर नहाते समय पीड़िता का वीडियो बना लिया था और पीड़िता की शिकायत पर मांगलियावास थाने में मामला दर्ज किया गया और इस मामले की जांच गेगल थाना एसएचओ को सौंपी गई है।
और पुलिस ने रविवार को जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में पीड़िता का मेडिकल भी कराया और मामले की जांच की जा रही। पीड़िता ने थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि वह नहाने और कपड़े धोने के लिए छत के कमरे में जाती थी और इस दौरान आरोपी ने 2 साल पहले चोरी छिपे मोबाइल से अश्लील फोटो और वीडियो बना लिया और इसके बाद उसे बदनाम करने की धमकी देकर परेशान किया और कई बार रेप की वारदात को भी अंजाम दिया गया और बदनामी के डर से किसी को कुछ नहीं बताया और पीड़िता 24 साल की बताई जा रही और उसने पुलिस को बताया कि शनिवार को शाम 5 बजे 28 साल के आरोपी ने उसे मिलने बुलाया और फिर मोबाइल पर अश्लील वीडियो और फोटो दिखाया और इस पर उसने मोबाइल आरोपी के पास से छीन लिया और भाग गए। आरोपी ने उसका पीछा करना शुरू किया तो मोबाइल को उसने नदी में फेंक दिया। इस पर आरोपी ने उसे पकड़ा और मारपीट की गई और वहीं से भागकर एक किराने की दुकान में छुप गई और घर पहुंचकर परिजनों को बताया और इसके बाद थाने पहुंची और मामला मांगलियावास थाने में दर्ज हुआ। लेकिन मामले की जांच गेगल थाना एसएचओ नंदू सिंह को सौंपी गई और नंदू सिंह ने बताया कि पीड़िता का रविवार सुबह जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में मेडिकल कराया गया और मामले की जांच भी की जा रही और आरोपी पड़ोसी ही है जो ऑटो गैराज का काम करता है। गोगुंदा विधायक प्रताप लाल गमेती पर देश शोषण का आरोप लगाने वाली महिला अब अपने आरोपों से पलट गई है और महिला ने शनिवार को वीडियो जारी कर कहा कि उसने राजनीतिक दबावों के चलते उसने गोगुंदा विधायक प्रताप गमेती पर आरोप लगाए थे और महिला ने मामले में पहले एसपी को शिकायत दी और फिर उदयपुर में अंबावाता थाने में मामला दर्ज करवाया था। 38 वर्षीय महिला की रिपोर्ट के बाद मामला सीबी को भी सौंप दिया गया था और मामले में विधायक प्रताप से कोई बात नहीं हो सकी और वीडियो में पीड़िता ने कहा कि मैं दिवाली की हूं और अब तक जो एमएलए साहब के ऊपर वो सब आरोप झूठे हैं और किसी के दबाव में आकर मैंने ऐसा कह दिया था और काफ़ी मेंटली टॉर्चर कर रहे थे लोग मुझे, इनके लिए राजनीति के लोग थे और इन्होंने काफ़ी भड़काने में और दिमाग में गुस्सा पैदा किया और इस वजह से आवेश में आकर और गुस्से में आकर ये सब चीज़ें हो चुकी हैं और मुझसे, लेकिन अब मैं आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहती और उनके खिलाफ वो बहुत अच्छे इंसान हैं। और पीड़िता ने विधायक के खिलाफ 17 नवंबर को मामला दर्ज करवाया था और इसके बाद पीड़िता गायब हो गई और वहीं विधायक से भी कोई संपर्क नहीं कर सका और अब इतने दिन बाद पीड़िता ने वीडियो जारी किया और वहीं पीड़िता ने कहा कि लोगों ने बहुत दबाव बनाया, दबाव में ये सब करना पड़ा है और प्रताप के खिलाफ सभी मामले वापस ले लिए जिन्होंने मुझे भड़काया, मुझे मानसिक रूप से परेशान किया। अब उन सभी के खिलाफ एफआईआर कराऊंगी और वो राजनीतिक लोग हैं। और वहीं आपको बता दें कि एमएलए पर आरोप लगाने वाली महिला पलट चुकी। जो आरोप लगाए थे मेरे हिसाब से तो वो सब झूठे हैं कि किसी के दबाव में आके मैंने ऐसा कह दिया था क्योंकि काफ़ी मेंटली टॉर्चर कर रहे थे लोग मुझे, इनकी राजनीति के लोग थे जो काफ़ी मुझे गलत इनके बारे में भड़काया, दिमाग में गुस्सा पैदा किया, इस वजह से आवाज़ में आकर और गुस्से में आके ये सब चीज़ें हो चुकी है मेरे से। लेकिन आपने आगे वहीं कोटा में पति से परेशान महिला 5 बेटियों को लेकर कुएं में कूद गई और सबकी मौत हो चुकी है और ग्रामीणों ने रविवार सुबह कुएं से 6 शव निकाले और वहीं बताया जा रहा है कि महिला का पति से रोज झगड़ा होता था, इसी वजह से उसने जान दे दी और मामला कोटा के रामगंज मंडी क्षेत्र के चेचट थाना के कालिया खेड़ी गांव का और सूचना के बाद रामगंज मंडी डिप्टी एसपी प्रवीण नायक, सीआई राजेंद्र प्रसाद मीना जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया और वहीं सीआई राजेंद्र प्रसाद मीना ने बताया कि कालिया खेड़ी बंजाराव का गांव है और यहां शिवलाल का परिवार भी रहता था और शिवलाल की पत्नी बादाम देवी अपनी 5 बेटियों के साथ कुएं में कूद गई और उसके साथ 14 साल की सावित्री, 8 साल की अंजलि, 6 साल की काजल, 4 साल की गुंजन और 1 साल की मासूम अर्चना की डूबने से मौत हो गई और परिवार में 14 वर्षीय गायत्री और 7 वर्षीय पूनम जिंदा बचे
जिस समय मां बेटियों को लेकर कुएं में कूदी, गायत्री और पूनम घर से बाहर थी, इसलिए उनकी जान बच गई। और वहीं बादम बाई के पति शिवलाल ने बताया कि शनिवार दोपहर 12 बजे वो घर से बाहर था और शाम तक नहीं लौटा था और रात को पत्नी ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। और रामगंज मंडी डिप्टी एसपी प्रवीण नायक ने बताया कि बहुत ही दुखद घटना है और इस मामले की जांच भी की जा रही है। और प्रारंभिक जांच में पति पत्नी के बीच झगड़े की जानकारी सामने आई है और कारणों का भी पता लगाया जा रहा है और सभी 6 शवों के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी है। और वहीं जिले के रामगंज मंडी थाना क्षेत्र के खैराबाद कस्बे में बिजली चोरी पर कार्रवाई और सतर्कता की जांच करने गए डिस्कॉम के अधिकारियों के साथ बदसलूकी और मारपीट का मामला सामने आया और वीसीआर भरने पर स्थानीय व्यक्ति ने लोगों के साथ मिलकर हेल्पर को थप्पड़ मारे और फिर उसे 10 मिनट तक छत पर बंधक बनाए रखा और अधिकारियों से बदसलूकी की गई और टीम के सदस्यों के कॉलर और गिरबान पकड़कर मारपीट की गई और इसके बाद लोगों ने बीच बचाव किया। और इस मामले में अधिकारियों की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने राजकाज में बाधा का केस दर्ज किया है। दरअसल शनिवार को डिस्कॉम की टीम बिजली चोरी और सतर्कता की जांच करने कस्बे में गई थी और टीम में रामगंजा मंडी सिटी जैन रितेश, ग्रामीण जैन हरीश, लाइनमैन शांतनु महेंद्र बलरा और हेल्पर गोवर्धन शामिल थे। और जांच के दौरान कसाई मोहल्ले में रईस खान के घर में अवैध रूप से तारों पर आंकड़े डाले गए और डिस्कॉम की टीम मौके पर जाकर अवैध रूप से डाले गए आंकड़ों के सबूत के रूप में फोटो और वीडियो लिया और इसके बाद बिजली चोरी करने पर कार्रवाई करने लगे। और वहीं बताया जा रहा है कि टीम ने 37,000 रुपये की वीसीआर भरी थी और इससे गुस्साए परिजनों ने ग्रामीण और सिटी जैन के साथ गाली गलौज शुरू कर दी और उनके हाथों से दस्तावेज भी छीन लिए गए और हेल्पर गोवर्धन के थप्पड़ मारे और हेल्पर गोवर्धन को छत पर बंधक भी बनाया गया और उसकी कॉलर पकड़ के रखी गई और करीब 10 मिनट तक हेल्पर को बंधक बना के रखा गया। और इसी दौरान टीम में शामिल लोग समझाइश करते रहे और साथ ही घटना का वीडियो भी रिकॉर्ड करते रहे और रईस और उसके बेटे मुन्ना सहयोगी अनवर ने कार्रवाई करने वाली टीम और अधिकारियों के सरकारी काम में बाधा पैदा किया। और वहीं डिस्कॉम की टीम ने थाने जाकर शिकायत दर्ज करवाई और घटना से जुड़े वीडियो पुलिस को दिए गए हैं। और वहीं रामगंज मंडी सीआई सत्यनारायण मालवन ने बताया कि इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। और वहीं जिले में अवैध हथियारों की सप्लाई और फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले शातिर बदमाश हनुमान धाकड़ को आखिरकार पुलिस की स्पेशल टीम ने शनिवार को जोधपुर से गिरफ्तार कर लिया और पुलिस मोस्ट वांटेड बदमाश हनुमान धाकड़ की पिछले 2 महीनों से तलाश कर रही थी और पुलिस के पहुंचने से पहले ही शातिर बार बार अपना ठिकाना बदल लेता था। और भीमगंज थाना प्रभारी सुरजीत सिंह ने बताया कि शनिवार को पुलिस को सूचना मिली और फायरिंग और हथियार सप्लाई में वांछित बदमाश हनुमान धाकड़ जोधपुर के कमला नेहरू अस्पताल के पीछे छिपा है और सूचना पर पुलिस टीम ने तुरंत जोधपुर पहुंचकर दबिश दी और आरोपी हनुमान धाकड़ को पकड़कर डांगिया वसल थाने ले गई, जिसके बाद जोधपुर से भीलवाड़ा लाया गया और शातिर आरोपी ने शहर के प्रताप नगर थाना क्षेत्र के आजाद नगर में 3 अक्टूबर को दिन दिहाड़े फायरिंग की थी और आरोपी ने काछोला थाना क्षेत्र के धामनिया गांव के खाकला व्यापारी की गला रेत कर हत्या कर देने के बाद फायरिंग कर भागे बदमाशों को अवैध हथियार उपलब्ध करवाया था और तब से ये फरार भी चल रहा था और कई थानों में इसके खिलाफ कई मामले भी दर्ज किए हुए हैं। ईरान और अफगानिस्तान के सैनिकों के बीच में झड़प हुई है और ईरान और अफगानिस्तान दोनों ही सरकारों का यही मानना है कि सब कुछ ठीक है और किसी गलतफहमी की वजह से ये झड़प हुई, लेकिन पर्दे के पीछे सच्चाई क्या है, आइए इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। ईरान और अफगानिस्तान की सीमा पर दोनों देशों के सैन्य बलों के बीच झड़प।
ईरान और अफगानिस्तान दोनों ही देशों ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि दोनों देशों के बीच सीमा क्षेत्र में झड़प हुई थी। हालांकि दोनों ही पक्षों का ये मानना है कि अब स्थिति नियंत्रण में है। इस घटना में किसी के हताहत होने की फिलहाल खबर नहीं है। ईरान के अधिकारियों का मानना है कि जो भी हुआ वो मामूली बस गलतफहमी की वजह से हुआ। तो वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान तालिबान के एक प्रवक्ता ने कहा है कि यह घटना सीमा पर गलतफहमी के कारण हुई थी और इसे रोकने के लिए कदम उठाए गए थे। सीमा पर झड़प के वीडियो भी सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहे हैं, जिसमें तालिबान को लड़ते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है। वहीं ईरान की समाचार एजेंसी तस्नीम के मुताबिक ये झड़पें ईरानी सैनिकों और तालिबान के बीच हुई थी। विश्लेषकों का ये मानना है कि ईरान और अफगानिस्तान के बीच सीमावर्ती इलाकों में हुई झड़प को दोनों देशों के बीच टकराव नहीं कहा जा सकता, क्योंकि द्विपक्षीय संबंधों में कभी कोई तनाव नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान और ईरान की तरह अफगानिस्तान और ईरान के बीच भी लंबी सीमा आती है। आपको बता दें, ईरानी अधिकारियों और तालिबान अधिकारियों का कहना है कि संघर्ष अफगानिस्तान के निमरोज प्रांत और ईरान के सिस्तान प्रांत के सीमावर्ती इलाके में हुआ। दोनों देशों के प्रांत पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के चागी जिले की सीमाओं को भी साझा करते हैं। चागी जिले की वरिष्ठ पत्रकार अली रजा का कहना है, निमरोज और सिस्तान दोनों में अधिकांश आबादी अलग अलग बलूच जनजातियों की है। अली रजा के मुताबिक निमरोज में स्थानीय लोगों से बात करने से पता चला है कि संघर्ष की वजह ईरानी किसानों और अफगानिस्तानी कारोबारियों के बीच हुई झड़प थी। इन झड़पों से जुड़े जो वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए गए, उनमें भारी हथियारों का इस्तेमाल होता दिखा। एक वीडियो में गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ तालिबान जैसे दिखने वाले लोग दीवार के पास खड़े हैं, जबकि दीवार के दूसरी तरफ धुआं उठता दिख रहा है। एक वीडियो में दिख रहे लोग पश्तो भी बोलते हुए नजर आ रहे हैं। ईरानी समाचार एजेंसी IRNA ने ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सईद खतीबजादा के हवाले से कहा है कि सिस्तान क्षेत्र में सीमा विवाद को सीमा पर तैनात बलों ने हल कर दिया। अब झड़पें खत्म हो गई। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती इलाके में रहने वाले लोगों के बीच सशस्त्र संघर्ष हुआ था, जिसे वहां तैनात सैनिकों ने हल कर दिया था। IRNA के मुताबिक खतीबजादा ईरान के सिस्तान क्षेत्र और अफगानिस्तान के निमरोज प्रांत में हुई झड़पों के मद्देनजर मीडिया को बयान दे रहे थे। खतीबजादा ने कहा है कि संघर्ष बुधवार शाम को सीमा पर स्थानीय लोगों के बीच हुआ, जिसे दोनों पक्षों के सीमा बलों ने शांतिपूर्वक नियंत्रित कर लिया है। वहीं ईरान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि दक्षिण पूर्वी प्रांत सिस्तान बलूचिस्तान के हेलमंद क्षेत्र में किसानों के बीच झड़पें हुई थी। इस बीच अफगान तालिबान के प्रवक्ता जमीउल्लाह मुजाहिद ने भी कहा कि अफगानिस्तान और ईरान के बीच सीमा पर हुई घटना को नियंत्रित कर लिया गया। ईरान में राजदूत और अफगानिस्तान में उप राजदूत के रूप में काम कर चुके पूर्व पाकिस्तानी राजनयिक आसिफ दुर्रानी का कहना है कि उन्हें हालिया झड़पों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन अमेरिका के अफगानिस्तान से हटने के बाद से ईरान और तालिबान के बीच संबंधों में सुधार जरूर हुआ। बलूचिस्तान के एक वरिष्ठ विश्लेषक प्रिंस जुल्फकार ने भी कहा है कि पिछली तालिबान सरकार के तहत अफगानिस्तान और ईरान के बीच समस्याएं थी, लेकिन अब उनके बीच ऐसा कुछ नहीं। खैर, आपको बता दें, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि तालिबान और ईरान के बीच बौद्धिक और न्याय शास्त्रीय मतभेद है, लेकिन वे इस समय गंभीर नहीं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के निमरोज प्रांत और उससे सटे ईरानी क्षेत्र में हुई झड़पों को दोनों देशों के बीच संघर्ष के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता। स्थानीय मुद्दों को लेकर दोनों पक्षों में भले ही थोड़ी नोकझोंक हुई हो, लेकिन इन मुद्दों को सुलझाया जा सकता है। तालिबान इस बात को जानता है कि वो इस समय कई समस्याओं का सामना कर रहा है और इसलिए वो ईरान या किसी अन्य पड़ोसी देश के साथ संबंध खराब नहीं करना चाहते। तालिबान अच्छी तरीके से जानता है कि ईरान एक स्थिर और बड़ा देश है। वो किसी धार्मिक मसले पर ईरान से उलझने की बजाय अपने आंतरिक मुद्दों को हल करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। स्पेशल डेस्क आर्या न्यूज़। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज़ के साथ।